तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है, मैराथन क्लास है और इसे आप एक क्रैश कोर्स के रूप में भी ले सकते हैं। आपके आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, अगर कम समय में बेहतर तैयारी करना चाह रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। अब आपकी फैसिलिटी के लिए मैंने बोर्ड में बहुत सारी चीज़ें लिख रखी हैं जो कि मेरा लेसन प्लान है। ये इसलिए है ताकि मेरी फ्लो ना टूटे, जो भी चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो सारी की सारी बता दूँ, एक बात। और दूसरी बात, कहीं ऐसा ना हो भूल से मैं आपको कुछ गलत बता दूँ, तो उस सब से बचने के लिए मैंने सारी चीज़ें बोर्ड पर रख रखी हैं। आप अपने साथ कॉपी पेन लेकर के बैठिए और साथ ही साथ उन चीज़ों को लिखते रहिए। तो इससे पहले इस क्लास के हम लोग 5 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, ये छठा पार्ट है और इसमें फ़िलहाल हम यहाँ से शुरू करेंगे बैंकिंग सिस्टम से। हालांकि इसमें जानने को बहुत है कि भारत में पहला बैंक, भारत में ऐसा पहला बैंक जो भारतीय द्वारा संचालित था, पीएनबी कब बना, बीओबी कब बना या एसबीआई कब बना, तो ये सारी चीज़ें हैं ना, जब हम डिटेल स्टडी करेंगे तो आपको बताएंगे। फिलहाल क्रैश कोर्स का मतलब ये है कि ये क्लास जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम में जो ज़्यादा चीज़ें पूछी जा रही हैं उन पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक थी जिनको मिला करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था 1921 में। ये एसबीआई की बैकग्राउंड थी, ठीक है ना साहब। तो 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, इसका नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या है कि जब सरकार किसी निजी इंटरप्राइजेस को अपने हाथ में ले ले, ठीक है ना, उसका अधिग्रहण कर ले। अधिग्रहण करने का मतलब तानाशाही नहीं है, हटो आज से सारी संपत्ति हमारी, उसको उसके बदले में कंपनसेशन दिया जाएगा, जो उचित मुआवजा है वो दिया जाएगा। अब इसका राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया, या 1969 और 1984 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि बैंकों में अर्थव्यवस्था का बहुत सारा पैसा जमा था, बैंकों में अर्थव्यवस्था का बहुत सारा पैसा जमा था। तो कहीं आगे जाकर ऐसा ना हो कि ये बैंकें, निजी क्षेत्र की जो बैंकें हैं, देश के भविष्य को ही तय करने लगें। तो इस पैसे को यहाँ से निकालो, इसके बदले में इनको मुआवजा दो, बैंकिंग सिस्टम को देश के या सरकार के हाथ में लेके आओ, ताकि बैंकिंग सिस्टम जो है वो देश के विकास का भागीदार बने, ठीक है साहब। तो अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था एक निजी बैंक था, 1921 से बना था। इसका नेशनलाइजेशन हुआ 1 जुलाई सन 1955 को और इसका नाम हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओके, भारतीय स्टेट बैंक। क्लियर है। अब पूर्णतः देसी बैंक जो था हमारा, पूर्णतः देसी का मतलब यह है कि ऐसा बैंक जिस पर भारतीयों का ही स्वामित्व था, जिसमें शेयर होल्डर या जिसके जो मालिक थे वो भारतीय थे, वो था पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। 1894 में बना था शायद पीएनबी पहली बार। तो पूर्णतः देसी बैंक, पूर्णतः देशी बैंक जो था, पूर्णतः भारतीय बैंक जो था, पीएनबी या पंजाब नेशनल बैंक, ओके। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे। आरबीआई के बारे में यानी मैंने बहुत सी चीज़ें लिख रखी हैं और बहुत सी चीज़ें जो हैं मैंने लिखी भी नहीं हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हमारे देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। ध्यान रखना, कुछ एक क्वेश्चन मैं यहाँ से बोलूँगा तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, उनको लिख भी लेना कि हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे देश का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक। आरबीआई को हम वाणिज्यिक या कमर्शियल बैंक नहीं कहते हैं क्योंकि ये आम जनता की जमाओं को स्वीकार नहीं करता है, ठीक है ना। वाणिज्यिक बैंक जो वो होते हैं जिनमें आम जनता अपने खाते खोलती है, आम जनता उनसे लेन देन करती है, और बैंकें जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में अपना पैसा लगाती हैं, कारोबार करती हैं, व्यापारियों की तरह व्यापार करती हैं। उन्हें हम कमर्शियल बैंक या व्यापारिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। तो ध्यान रखना, हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे देश का सबसे बड़ा व्यापारिक या वाणिज्यिक या कमर्शियल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमारे देश का सबसे बड़ा निजी व्यापारिक बैंक या निजी वाणिज्यिक बैंक आईसीआईसीआई बैंक। समझ गए आप, आईसीआईसीआई बैंक। अच्छा, हमारे देश का सबसे बड़ा हाउसिंग लोन देने वाला बैंक कौन सा है? एचडीएफसी बैंक, है ना। हमारे देश का हाउसिंग सेक्टर को लोन देने वाला सबसे बड़ा बैंक जो है वो एचडीएफसी बैंक। हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक जो एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन देता है, नाबार्ड। नाबार्ड पे अब चलते चलते, खैर नाबार्ड के लिए मैं अलग से ही बताऊंगा। तो कहते हैं कि हमारे देश में कृषि पुनर्वित्तीयन की सबसे शीर्ष संस्था कौन सी है? तो नाबार्ड है। खैर नाबार्ड और ये एचडीएफसी या ये सीडी वगैरह है, इसके बारे में अलग से बात करेंगे, फिलहाल अपने टॉपिक से नहीं भटकते, ठीक है साहब। तो आरबीआई जो है देश का सबसे बड़ा बैंक है। इसे बैंकों का बैंक कहते हैं, क्यों? क्योंकि लगभग सारी बैंकें जो हैं आरबीआई में अपना अकाउंट चलाती हैं। इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं, इसे केंद्र सरकार का बैंक भी कहते हैं, केंद्र सरकार के खाते भी इसी में रहते हैं। इसे केंद्र सरकार का सबसे बड़ा बैंक भी कहते हैं, ठीक है। इसे बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेटर भी कहते हैं। जैसे शेयर मार्केट है ना, तो शेयर मार्केट रेगुलेटर कौन है? सेबी। तो बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर जो है वो आरबीआई है। ये बैंकों को लाइसेंस देता है। बैंक हैं नॉन बैंकिंग कंपनीज
नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। अच्छा, एक शब्द आता है ना नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, इसका मतलब क्या हुआ? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। ऐसी कंपनियां जो बैंकों की तरह उधार देती हैं लेकिन बैंकों की तरह उसमें आम जनता के द्वारा लेन देन नहीं किया जाता है ना, तो उन्हें हम कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। ठीक है ना, तो बैंकिंग कंपनीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, उनको लाइसेंस देना, उनको रेगुलेट करना आरबीआई का काम है। नए नोट जारी करना, 1 रुपये के नोट के अलावा, आपको पता है ना 1 रुपये के नए नोट के अलावा बाकी सारे नोट जो हैं वो रिजर्व बैंक जारी करती है। सिक्के जारी करना, सरकार को मौद्रिक नीति पर सलाह देना, सरकार को मौद्रिक नीति पर सलाह देना ये आरबीआई का काम अक्सर आता है। सरकार को मौद्रिक नीति पर सलाह कौन देता है? आरबीआई देती है ना। विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षण करना, मुद्रास्फीति पर लगाम लगाना, कृषि साख को नियंत्रित करना। साख का मतलब क्या है? कर्ज देने की क्षमता। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कर्ज है या कर्ज सिस्टम है उसको कंट्रोल करना ये आरबीआई का काम है। आपको पता ही होगा 1 रुपये का जो नोट होता था, अब तो जारी होता नहीं, नया नोट नहीं छप रहा 1 रुपये का ना, तो 1 रुपये के नोट पे किसके सिग्नेचर होते थे? वित्त सचिव के, है ना। तो 1 रुपये का नोट आरबीआई जारी नहीं करती थी, बाकी सारे नोट जो है वो आरबीआई जारी करती है ना। अच्छा, एक से यही पे एक शब्द और आता है कि आरबीआई जो है नए नोट कब छापती है, उसके लिए क्या रेशियो है, उसमें है न्यूनतम कोष का अनुपात करके कुछ है, तो उसको मैं खैर अलग वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, आरबीआई आमतौर पर आप ध्यान रखना, आरबीआई जो है खुद से डिसीजन लेगी, खुद से डिसीजन नहीं लेगी कि नया नोट छापना है। जब सरकार उससे डिमांड करेगी कि नए नोट छापो तो आरबीआई नए नोट छापेगी। उसकी एवज में आरबीआई जो है सरकार से कुछ सोना रखवा लेती है। और आमतौर पर नए नोट तभी छापे जाते हैं या तो जो पुरानी मुद्रा है वो इतनी ख़राब हो गई हो कि उसको मार्केट में चलाना संभव ना हो, तो उसकी जगह नई मुद्रा छापना। और दूसरा, सरकार का घाटा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उस घाटे की भरपाई के लिए कुछ हिस्सा जो है सरकार नए नोट छाप करके कर रही है। ये अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि आपने कमाया नहीं है, आपने अपनी टकसाल से नए नोट छपवा लिए, भविष्य में ये महंगाई को बढ़ावा देते हैं। तो मैं वहाँ राजकोषीय घाटे में इस चीज़ को बताना भूल गया था कि मौद्रिक घाटा या मॉनेटरी डेफिसिट, मौद्रिक घाटा या मुद्रा घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटे का वो हिस्सा जिसकी पूर्ति सरकार आरबीआई से नए नोट छपवा करके करे, उसे कहते हैं मौद्रिक घाटा। ठीक है ना। राजकोषीय घाटा सरकारी कुल देनदारी, सरकार के ऊपर कुल कर्ज कितना है। अब इसी में आ जाता है मौद्रिक घाटा। मौद्रिक घाटे का मतलब यह है राजकोषीय घाटे का वो हिस्सा जिसकी पूर्ति सरकार जो है आरबीआई से नए नोट छपवा करके करती है। ठीक है, समझ गए? ओके, अब ये सारी मैंने बातें बताई आपको। तो ये आरबीआई जो है मुद्रास्फीति, मुद्रा विस्फीति, मुद्रा संकुचन पर कंट्रोल करती है। मुद्रास्फीति मैं आपको बता चुका हूँ, अविस्फीति और संकुचन मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है ना। ओके, अब आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबसे पहले बनी थी 1 अप्रैल सन 1935 को। 1 अप्रैल सन 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनी थी। इसके लिए बाकायदा 1934 में एक्ट पास हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है ना, एक्ट पास हुआ था बाकायदा 1934 में। उस एक्ट से 1 अप्रैल सन 1935 को आरबीआई ने काम करना शुरू किया था। इसका जो पहला गवर्नर था वो था हिल्टन यंग, नहीं सॉरी हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिशों पर इसका गठन हुआ था। और इसका जो पहला गवर्नर था वो था ओसबॉर्न स्मिथ। ओ स्मिथ माने ओसबॉर्न स्मिथ। इसके जो पहले भारतीय गवर्नर थे वो थे जो कि पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्हें प्रशासनिक सेवाओं के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। कौन है वो? सीडी देशमुख। पहले भारतीय जिन्हें रेमन मैग्सेसे मिला आचार्य विनोबा भावे। और सीडी देशमुख कौन हुए? पहले भारतीय जिन्हें प्रशासनिक सेवाओं के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। मैं आपको शॉर्ट नोट्स में ये चीज़ लिखा भी चुका हूँ। तो आरबीआई के पहले गवर्नर स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। अब आरबीआई है क्या, ये सब मैं आपको बता चुका। केंद्र सरकार का बैंक है, बैंकों का बैंक है ना, वगैरह वगैरह। अब आरबीआई के काम वो भी मैंने आपको बताए। इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भी आरबीआई का जो गवर्नर है वो देश का प्रतिनिधित्व करता है। विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षण करता है, ये बता दिया मैंने आपको, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अच्छा, नोटबंदी हमारे यहाँ कब हुई थी? 2016 में। डेट याद है किसी को? 8 नवंबर सन 2016। 8 नवंबर सन 2016। कितने के नोट बंद हुए थे? 1000 के और 500 के। 1000 और 500 के ना, 2000 का नोट तो था ही नहीं, है ना। हाँ, अच्छा, अब किसी को याद है 2000 का नोट बदलने की जो डेडलाइन थी वो क्या थी? लास्ट डेट 31 अक्टूबर ना। 2000 का नोट उसको बदलने की लास्ट डेट थी 31 अक्टूबर। आप लोग ना इसको याद कर लेना, ये पूछ सकता है। पहले साथ 30 सितंबर थी, बाद में बढ़ा दी गई थी ना। हाँ, तो 31 अक्टूबर 2000 का नोट बदलने की लास्ट डेट थी। ठीक है। नोटबंदी भारत में जो हुई 8 नवंबर सन 2016 को, वो जब 1000 और 500 का नोट बंद किया गया था, है ना। अच्छा,
और 2000 का नोट जो इस समय चल रहा था नया नोट, वो उसकी लास्ट डेट थी 31 अक्टूबर। अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बात आती है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अभी मैंने आपको बताया कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण मैंने आपको बता दिया, अभी तो इसमें ज़्यादा समय हम खराब नहीं करेंगे। तो बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जुलाई सन 1969 को। खूब आता है, अर्थशास्त्र में ये सवाल खूब आता है। 1 जुलाई सन 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और कितनी बैंकों का हुआ? 14 बैंकों का। अच्छा, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था जिनकी कुल चुकता पूंजी थी 50 करोड़ रुपए। उन बैंकों का नेशनलाइजेशन या उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था जिनकी कुल चुकता पूंजी थी 50 करोड़ रुपए। अब यहीं पे चुकता पूंजी का मतलब कुल टर्नओवर। यहीं पर आरबीआई जब बनी थी तो आरबीआई की कुल चुकता पूंजी थी 5 करोड़ रुपए। ये सवाल भी आता है, आरबीआई जब बनी थी तो उसकी कुल चुकता पूंजी थी 5 करोड़ रुपए। ओके, तो यहाँ पर 50 करोड़ रुपए पूंजी वाली बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जुलाई सन 1969 को। भारत का पहला राष्ट्रीयकरण था बैंकों का। ये नहीं, पहला राष्ट्रीयकरण तो नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इससे पहले एसबीआई का हो चुका है, आरबीआई का सन 1949 में हो चुका है ना। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? लिखा मैंने कहीं यहाँ पर? नहीं लिखा। 1 जनवरी को ना। हाँ, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण याद रखना, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। यही पूछता है। और यहीं पर एक चीज़ और है, आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो था 1 जुलाई से 30 जून तक। आरबीआई का वित्तीय वर्ष जो होता है 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। और हमारे यहाँ बैंकिंग वर्ष क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बैंकिंग वर्ष। और हमारे यहाँ गन्ना वर्ष क्या होता है? 1 अक्टूबर से 30 सितंबर। ठीक है ना? ठीक है, गन्ना वर्ष, गन्ना 1 अक्टूबर से 30 सितंबर। ठीक है। और अच्छा, चलिए, हो गया सारा। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण आप देखें, पहला 1949 में आरबीआई का हो गया, दूसरा 1955 में एसबीआई का हो गया। एक्चुअली ये तीसरा राष्ट्रीयकरण था, लेकिन आमतौर पर एग्जाम में यही आता है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहला कब हुआ, तो वो 1 जुलाई को मानते हैं, लेकिन एक्चुअली वह तीसरा था। लेकिन जो भी है, तो इस दिन 1 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और उसके बाद 15 अप्रैल 1980 को फिर से 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 15 अप्रैल 1980 को फिर से 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और इस बार उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था जिनकी चुकता पूंजी थी 200 करोड़ रुपए कम से कम। ठीक है। अब इस समय बैंकों का विलय भी हो चुका है, तो आप लोग ये देख लेना कि इस समय नेशनलाइज्ड बैंकें कितनी हैं, 6 या 7 रह गई हैं। ठीक है ना, बैंकों का धीरे धीरे विलय भी हुआ है ना, तो नेशनलाइज्ड बैंकें कितनी हैं क्या देख लेना। एक मिशन इंद्रधनुष भी था बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए, बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए मिशन इंद्रधनुष भी था। ठीक है ना। अच्छा, अब बात आती है मुद्रा अवमूल्यन की। तो मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या है? कल भी मैंने एक वीडियो में आपको बताया कि जब मुद्रा अवमूल्यन के तरीके 2 तरीके से हैं। एक तो बाजार अवमूल्यन का मतलब क्या है? डिवैल्यूएशन या अवमूल्यन का मतलब है कीमत घट जाना। कीमत जो है घट जाना। आपके पास आप एक कार लेके आए शोरूम से 10 लाख की, अगले दिन वो 10 लाख में नहीं बिकेगी। आप कार ले आए 10 लाख की, अगले दिन आप उसको बेचने चलें तो कम से कम 50,000 रुपये वो घटा देगी, है ना। जो डीलर हैं उनकी भाषा में कहते हैं ना, इतने रुपए तो तोड़ देगी। क्या कहते हैं? तोड़ना कहते हैं ना। इतने रुपए तोड़ जाएगी, गिर जाएगी, इनकम हो गई तो इतने छोड़ जाएगी, है ना। आप 5 लाख की गाड़ी लाई, आपने 5.5 लाख की बेच दी, या 50,000 छोड़ जाएगी, तो छोड़ जाएगी, गिर जाएगी, तोड़ जाएगी। अच्छा, जैसे हम लोग किसी शॉप पे जाते हैं तो वहाँ जाके निगोशिएशन करने लगते हैं कि जब मान लिया उसने कहा भाई 100 रुपये का माल है, वो अड़ गया 100 रुपये पे, आप 90 कह रहे हो ना, भाई इससे कम में मैं नहीं दूंगा, आप छोड़ आए, वो आपको बुलाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो सुबह शाम तक इसी काम के लिए बैठा है। ग्राहक आता है, माल देखता है और निगोशिएशन करता है, चला जाता है। अगर वो 10 लोगों पे भी छोड़ दे इस तरह से, कह रहे यार बहुत देर हो गई, छोड़ो क्या करना है, तो 10 लोगों पे 10-10 रुपये छोड़ दे तो 100 रुपये हो जाते हैं उसके। वो नहीं छोड़ता। आप लोग देखते ना, व्यापारी 1 रुपये के लिए मरता। आप लोग यार 1 रुपया, अगर वो 1 रुपया दिन भर में 100 लोगों पे छोड़ दे इस तरह से कि चलो हो गया बाद में आ जाएंगे, तो 100 रुपये हो गए। कितने रुपये हो गए? 100 रुपये हो गए। समझे ना। तो उसका तो काम ही है, वो दिन भर इसीलिए बैठा है। सुबह आया है, वो आप लोगों की बार्गेनिंग ही सहने आया है ना। शाम को घर जाएगा तो बच्चे कहेंगे पापा क्या लाए, क्या लाए, क्या लाए, है ना। ओके, कहाँ चलें? उसके तो बेचारे का जीवन ही नहीं कोई। कहाँ थे? हाँ, तो अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन का मतलब आप नई कार लेकर आए, शोरूम से निकाली 5 लाख की चकाचक, और अगले दिन बेचने चले 4.5 लाख, 1 साल बाद बेचने चले 3.5 लाख, 2 साल बाद बेचने चले। तो एक कहावत है यार, उस कहावत को मैं बोल नहीं रहा।
है ना, क्योंकि आप में से तो वो कोई है नहीं मेरे सामने जो बैठे हैं, लेकिन मेरा जो वीडियो देखेंगे उनमें से वो हो सकते हैं, इसलिए इस कहावत को मैं बोलूँगा नहीं, पर्सनली बोल दूँगा जब रिकॉर्डिंग करूँगा, बोल दूँ, जरा पॉज कर दो, है ना। तो चलिए खैर, तो अब क्या है कि ना, अब वो 2-3 साल बाद उसको बेचना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसकी कीमत घट रही है, डिवैल्यूएशन हो रहा है उसका, इसी को कहते हैं अवमूल्यन। अब उसी तरह से आप देखो ना, आज अजमैन, क्या नाम तुम्हारा, मुस्लिम, ये जो आपके हाथ में पेन है, मुझे बड़ा बढ़िया दिख रहा है ये पेन, ये कम से कम 20 रुपये का होगा, है ना। क्या आज से 10 साल बाद ये पेन 20 रुपये मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। हाँ, 10 साल पहले रेनॉल्ड्स का पेन आता था 5 रुपये का, अब वही रेनॉल्ड्स का पेन 15 रुपये का हो रहा है। तो जो पेन 10 साल पहले 5 रुपये में ख़रीदा जा रहा था, अब 15 रुपये में ख़रीदा जा रहा है। इसका मतलब क्या है, मुद्रा की कीमत घट गई ना, मुद्रा की खरीदने की क्षमता घट गई, उसकी करेंसी की वैल्यू घट गई ना, घट गई नहीं घट गई, यही है अवमूल्यन, यही है अवमूल्यन, है ना। पहले एक वो संतरी गोलियां होती है ना, सबने खाई होंगी संतरी गोलियां बचपन में ना, है ना, आपके बच्चों ने नहीं खाई होंगी, हमने खूब खाई हैं। दिन भर वो मुंह पे वो चिपका सा रहता था, वो संतरी गोली मिल जाए, पापड़ मिल जाए 5 उंगलियों में, है ना, कितना मस्त है ना, इतने पैसे मिल जाए इतने पैसे मिल जाए। हाँ, अरे भाई जो अमीर बच्चे होते थे, जो अमीर, हाँ हम जैसों को 1-2 पापड़ मिल जाए हम खुशी में, जो अमीर बच्चे होते थे 5 उंगलियों में दिन भर ऐसे खाए फिर रहे हैं। अब उनको लटका के ये देख रहे हैं कि यार इनसे खेलूं, अपने साथियों को जलाऊं कि इन्हें खाऊं। अब है ना, वो 10 लगा लिए। आजकल एक ऐड भी आ रहा है ना राहुल द्रविड़ वाला, इंजन ऑयल वगैरह कुछ, शायद नहीं, म्यूचुअल फंड का ऐड आ रहा है, राहुल द्रविड़ का आ रहा है ना। अरे वो 2 लड़कियां स्कूटी पे आती हैं कि यार इधर तेरी प्रॉब्लम, इधर मेरी शादी की टेंशन, किससे शादी करूं, तो वो कहती है वैसे राज इज रिच ना, ऐसा करके आती है ना। फिर राहुल द्रविड़ पीछे आते हैं, वो कहते हैं हस्बैंड और क्या, इंजन ऑयल पता नहीं, म्यूचुअल फंड, अरे यार तुम टीवी नहीं देखते क्या। अरे फिर एक सरदार जी खड़े हैं साइड में, उनका ट्रक खराब है, वो कहता है ढाबा आ गया, ये नहीं है वो ये, उनका जो हेल्पर है वो पापड़ खा रहा है ऐसे करके। तो देखते नहीं टीवी यार, किस लिए रहे हो तुम लोग, है ना। मतलब आओगे, पैदा होगे, खाओगे, घर वालों के लिए कमा के छोड़ के अल्लाह को प्यारे हो जाओगे। अरे जी लो, जिंदगी फिर ना मिलेगी, पता ना पुनर्जन्म किसके रूप में होगा, चींटी के रूप में या बहू उसके रूप में, है ना, बहू के रूप में हो गया जन्म ना भाई साहब, रात भर चौकीदारी करोगे और दिन भर हट धुर। हाँ, तो चलो ये जीवन मिल गया, इसे जी लो और अल्लाह का शुक्र करो, भगवान का शुक्र करो, रोज़ पूजा करो, यार खुदा या भगवान आपने हमें ये जीवन दिया, हम इसके ऋणी हैं, टेंशन मत लो ज़्यादा मेरी तरह, है ना। सुबह को पढ़ा लूँ, शाम को भी पढ़ा लूँ। कहाँ थे यार, फंस गए, कहाँ थे, हैं कहाँ थे, अवमूल्यन। हाँ, तो करेंसी की वैल्यू घट गई, यही है अवमूल्यन। अब अर्थशास्त्र में अवमूल्यन का अर्थ ये है कि एक तो सरकार खुद ही अपनी करेंसी की वैल्यू घटा दे। यहीं पर एक शब्द आता है बेटा, विनिमय दर। विनिमय दर क्या आता है, विनिमय दर। ये टी शर्ट कितने की खरीदी भाई लाए, है ना, 300-350 खाई। अच्छा, आलू का क्या रेट है इस समय बाजार में, 20 रुपये किलो, ठीक है ना। इसका मतलब बाजार में जाते नहीं हो। नया आलू 30 रुपये किलो से कम नहीं है, 40 रुपये किलो मिल रहा है नया आलू इस समय, नया आलू 40 रुपये किलो, और वो बिल्कुल मीठा आलू, है ना, वो मिल रहा 10 रुपये को, मिल रहा। खैर 10 रुपये किलो आलू लाए ना, तो 1 किलो आलू कितने में मिला, 10 रुपये में। 1 तोला सोना, 10 ग्राम सोना कितने मिल रहा है, 50,000 रुपये में। एक कार मारुति Alto 800 LXI कितने मिल रही है, 5.5 लाख रुपये में। यही तो है विनिमय दर। दुपट्टा कितने का लिया आपने, 50 रुपये का, तो 50 का है ज़्यादा का है, अम्मी लाई होंगी। अच्छा, कितने का, 100 रुपये का। तो एक दुपट्टा कितने का, 100 रुपये का। एक मोबाइल कितने का, 16,000 रुपये का। यही है विनिमय दर, कितने रुपए में, मतलब एक चीज़ आपने ली तो उसके बदले में आपने क्या दिया। तो अब ये इसी को हम मुद्रा की विनिमय दर कहते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट में मुद्रा की विनिमय दर का मतलब क्या है कि आपकी करेंसी दूसरे देशों की करेंसी की तुलना में कितने रुपए में, कितने मूल्य में बिक रही है। अब जैसे रुपए और डॉलर की विनिमय दर की बात करें तो $1 इस समय 80 रुपये का है, तो डॉलर के मुकाबले रुपए की जो दर है वो 80 रुपये की है, ठीक है ना। अब यहीं पर आप रुक जाओ, अभी $1 जो है वो 80 रुपये के बराबर है। अब अगले ही दिन वो $1 81 रुपये के बराबर हो गया। इसका मतलब मुद्रे की, हमारी जो करेंसी है उसकी कीमत घट गई, हमारी जो मुद्रा है उसका डिवैल्यूएशन या अवमूल्यन हो गया। ये होता था मार्केट में, जब हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, एक्सपोर्ट घटेंगे, इंपोर्ट बढ़ेंगे तो हमारी करेंसी की वैल्यू घटेगी। ये मैं आपको पूरा पिछली वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ, बड़ा अच्छे से आप लोग उसको देख लेना। अब हम बात कर रहे हैं अवमूल्यन की। तो एक तो ये हुआ, एक सरकार खुद कर देती है। सरकार जो खुद अवमूल्यन करती है वो इसलिए करती है कि हमारी करेंसी की वैल्यू कम होने से विदेशों में
हमारे माल की कीमतें घट जाएंगी। इससे क्या होगा कि विदेशों में हमारा माल ज़्यादा बिकेगा, हमारे देश का एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। इससे दो फायदे होंगे, एक तो हमारे यहाँ रोज़गार जनरेट होगा, दूसरा विदेशी मुद्रा अब हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। विदेशी मुद्रा जब हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आएगी तो हम जो विदेशों से जो माल खरीदते हैं उसकी खरीद के लिए हम सक्षम हो जाएंगे, किसी और के मोहताज नहीं होंगे। तो मुद्रा का अवमूल्यन दो तरीके से होता है, एक तो बाजार करता है और दूसरा सरकार खुद करती है, ठीक है ना। किस लिए करती है मुद्रा का अवमूल्यन? इससे क्या होता है, हमारे निर्यात तो सस्ते हो जाते हैं लेकिन आयात महंगे हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने अवमूल्यन कर दिया, अपनी मुद्रा की वैल्यू घटा दी, अपनी करेंसी की वैल्यू घटा दी तो आपके एक्सपोर्ट बढ़ ही जाएंगे। इसके लिए आपको ब्रांडेड होना ज़रूरी है ना। आपके माल की क्वालिटी पर आप दूसरे लोगों को भरोसा होना चाहिए। और आपको एक पता है ना कि अगर माल एक कीमत से ज़्यादा गिर जाए तो लोगों को उस पर भरोसा उठ जाता है, खरीदना ही बंद कर देते हैं लोग, है ना। उसको लोग खरीदना बंद कर देते हैं, ये भी तो दिक्कत है ना। खैर, तो इसे कहते हैं मुद्रा का अवमूल्यन। आपसे पूछेगा कितनी बार हुआ, अब तक 3 बार हो चुका है। एक बार 20 सितंबर 1949 को, फिर 6 जून 1966 को, फिर 1 जुलाई 1991 को। यहाँ पर देखना, यहाँ पर RBI का राष्ट्रीयकरण और SBI का राष्ट्रीयकरण हुआ, प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 बार हुआ, दोनों बार प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इन्हीं के समय में कोयला उद्योग का भी राष्ट्रीयकरण हुआ है, कोयला खनन जो था उद्योग, उसके इंदिरा गांधी के समय में उसका राष्ट्रीयकरण भी हुआ है। अच्छा, इस समय 1949 में इस समय PM कौन थे? इस समय कौन थे PM? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1949 में जो PM थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1966 6 जून 1966 को PM कौन थे ये आप लोग देख लेना, शायद गांधी जी थी, इंदिरा गांधी थी या शास्त्री जी, आप देख लेना। इस समय शास्त्री जी की डेथ 66 में हुई है, 65 में हुई है, 66 में हुई, आप लोग देख लेना। मैं इसमें यहाँ पर क्लेम नहीं करूँगा क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है। तो दूसरा राष्ट्रीयकरण 6 जून 1966 को हुआ है, अभी कोई सर्च करके बता दो, मैं लिख भी दूंगा। और तीसरा राष्ट्रीयकरण हुआ है 1 जुलाई सन 1991 को। तो 3 बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, नेशनलाइजेशन हुआ है, ठीक है। आगे चलें। अब GST या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST। अच्छा, शुरू में जब GST आया ना तो उससे क्वेश्चन आते थे कि भाई GST की फुल फॉर्म क्या होती है। तो गुड्स एंड हैं, इस समय इंदिरा जी थी, इस समय इंदिरा गांधी थी, और इस समय कौन थे? राव साहब या चंद्रशेखर? इस समय राव साहब थे या चंद्रशेखर थे? तो GST की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु और सेवा कर। कौन थे इस समय? राव साहब थे, ठीक है। PV नरसिंह राव, पमुलपति वेंकट नरसिंह राव, कर्नाटक से थे ये, है ना। और ये पहले दक्षिण भारतीय थे जिन्होंने पूरे 5 साल प्रधानमंत्री पद के रूप में काम किया। उर्दू बड़ी अच्छी बोलते थे कर्नाटक के, कन्नड़ भाषी थे, उर्दू बड़ी अच्छी बोलते थे। खैर, नरसिंह राव साहब भारत में आर्थिक सुधारों के जनक। अच्छा, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर, ठीक है ना। अब इसके बारे में अलग से कभी हम बात कर लेंगे GST पे, लेकिन क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा जो सवाल आ रहे हैं GST पे वो आ रहे हैं कि ये लिखा मैंने AJ, कोई बताएगा AJ का मतलब क्या है? GST के आगे मैंने A और J लिख रखा है, अरुण जेटली। इसको इंट्रोड्यूस किया उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने, ठीक है ना। लोकसभा में ये बिल पहली बार रखा गया था 2015 में, ध्यान रखना। लोकसभा में ये बिल पहली बार 2015 में रखा गया था। फाइनली जब ये बिल पास हुआ तो इसको कहा गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल 2016 लिखा, मैंने कहीं लिखा, लिखा ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, लोकसभा में गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो लगा है उसके लिए संसद ने बाकायदा एक्ट पास किया है, और उस एक्ट को पास करने के लिए संविधान में संशोधन हुआ है 101वां। GST को लागू करने के लिए या GST को कानूनी जामा पहनाने के लिए बाकायदा संविधान में संशोधन हुआ है। ये 101वां संशोधन था वर्ष 2016 का, 101वां संशोधन वर्ष 2016, और इस संशोधन से GST लागू हुआ 1 जुलाई सन 2017 को। GST अरुण जेटली के समय में आया, पहली बार लोकसभा में 2015 में रखा गया। संसद ने इसे 101वें संविधान संशोधन विधेयक 2016 के रूप में पास किया, और ये लागू हुआ 1 जुलाई सन 2017 को। इसके लिए संसद की विशेष बैठक या स्पेशल सत्र बुलाया गया था, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि इस समय इसकी दरें कितनी हैं, तो ये जो 0% है ना, ये भी इसकी दर है भाई। 0% का मतलब कुछ नहीं है, लेकिन ये दरों में भी काउंट होता है, यानी कि ऐसी चीज़ें यहाँ पर शून्य GST है, यहाँ पर जहाँ पर GST नहीं लगती है। ध्यान रखना, ये भी इसका बेस है, एक मतलब एक लेवल है,
ये भी इसमें काउंट किया जाएगा। 0, 5, 12, 18 और 28। तो कितनी हो गई हैं? 1, 2, 3, 4, 5 हो गई हैं। ध्यान रखना 5 लेवल हैं इसके अलग अलग। 0% जीएसटी, 5%, 12%, 18% और 28% जीएसटी। तो जीएसटी की सबसे दर जो अधिक दर जो है 28% है, सबसे कम 0 है। अब जैसा क्वेश्चन हो वो देख लेना, उसमें 0 ना हो, 5 है तो वो चलेगा, ठीक है ना। ये पूछता है भाई 5, 12, 18, 28, आपसे पूछ लेगा इसमें से कौन सी है और कौन सी नहीं है, कितनी है ये भी पूछ लेगा, मिनिमम कितनी है और मैक्सिमम कितनी है ये भी पूछ लेगा, ठीक है। ओके, अब इसके 4 प्रकार भी हैं। इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी कि जिसमें केंद्र सरकार और स्टेट सरकार दोनों की जीएसटी शामिल है। एक सेंट्रल जीएसटी जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से जीएसटी वसूल रही है। एक स्टेट जीएसटी जिस पर स्टेट गवर्नमेंट अलग से जीएसटी वसूल रही है। और एक यूटी जीएसटी यानी कि यूनियन टेरिटरी, दिल्ली पांडिचेरी जैसे इलाके हैं वहाँ पर जो जीएसटी लग रही है। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। आमतौर पर हम ना यूटी को भूल जाते हैं, तो चौथा यूटी भी है, यूटी जीएसटी, ठीक है। चलिए साहब, तो इस पार्ट में बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे हम इसके पार्ट 7 में। थैंक यू।